नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का शिखर कंपटीशन क्लासेस में पुनः स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, वर्णमाला की क्लास हो चुकी है। अब उसके आगे हम लोग संधि संधि से कई सारे क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो संधि के बारे में आइए थोड़ा सा बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि संधि में हम लोग किस तरीके से संधि से विच्छेद होता है या विच्छेद से संधि हमको करनी होती है। तो देखो भैया जरा, जैसे होता है संधि, एक इस तरीके से भी संधि लिखा जाता है और इस तरीके से भी, दोनों शुद्ध होती हैं। ठीक है, समधन धी होता है। ठीक है, और संधि किसे कहते हैं? वर्णों के जो मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। संधि विच्छेद कैसे होता है, इन शब्दों में संधि कौन सी है? ठीक है, पर्टिकुलर संधि के भेद कितने हैं? तो इसका विच्छेद जब करेंगे तो ये होता है सम धन धी। क्या होता है? सम धन धी संधि। अब चूंकि माँ आया है और यहाँ पर जो वर्ण आया है वो धा है, तो जब माँ आता है तो जिस वर्ण का जो तीसरा अक्षर होता है वो उसमें परिवर्तित हो जाता है, तो रहता है सम धन धी, धन की संधि में हो जाएगा। अब माँ है और धी है, तो कई बार जैसे व्यंजन संधि में आप पढ़ेंगे, जो माँ होता है ये अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है, तो जिस कारण ये भी शुद्ध होता है। ये दोनों शुद्ध लिखे हुए हैं संधि, चाहे आधा ना लिखा हो या आपका अनुस्वार का चिन्ह लगा हो। ठीक है, तो संधि हो गई। अगला देखते हैं कि संधि जो है इसके भेद कैसे होते हैं, वाकई में संधि होती क्या है। तो संधि क्या होती है कि वर्णों के मेल से, वर्णों के संयोग से उत्पन्न होने वाले विकार, विकार या इसको बोलते हैं भैया परिवर्तन। कहने का मतलब ये है कि वर्णों के संयोग से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि। यदि कोई शब्द है उसमें यदि आप संधि कर रहे हैं और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वहां पर संधि नहीं होती। वो एक युग्मक पद होता है या संयुक्त शब्द हो सकता है, बाकी संधि नहीं होगी। संधि तभी होगी कि जब वर्णों के संयोग से उत्पन्न होने वाला विकार हो, यानी कि कोई परिवर्तन अवश्य हो। जैसे देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, जैसे मान लो लिखा हो राष्ट्रपति, एक राष्ट्रपति लिखा है और एक मान लो लिखा है विद्यार्थी। एक विद्यार्थी लिखा है, एक राष्ट्रपति लिखा है, इसका विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा राष्ट्र धन पति, सॉरी राष्ट्र और धन पति, ये हो जाएगा आपका विद्या धन अर्थी। ठीक है भैया, तो इसमें देखेंगे, इसमें विद्या धन अर्थी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे छोटा है। छोटा और बड़ा ये दोनों मिलके बन गए आपके बड़ा, इसमें परिवर्तन हुआ। लेकिन जो राष्ट्रपति आपका लिखा हुआ है राष्ट्र धनपति, या विच्छेद करेंगे तो भी ऐसे ही है। और यहाँ पर जो आपका संधि किया तो भी उसी तरीके से है, यानी कि कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। यदि ऐसा है तो ये एक युग्मक पद हो सकता है, संयुक्त पद हो सकता है, लेकिन इसमें संधि नहीं होगी। इसमें क्या है? वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को ही संधि कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं, जो हमारी जो हिंदी वर्णमाला है उसमें जैसे हमने विभाजन किया था कि दीर्घ स्वर होते हैं, फिर व्यंजन होते हैं, फिर चूंकि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, वर्णों के मेल, वर्णों के मेल से उत्पन्न उत्पन्न विकार या परिवर्तन, परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो जो वर्ण है, वर्ण के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो संधि होती है, वर्णों को मोटे तौर पे हम बांटेंगे तो तीन तरीके से बांट सकते हैं। कैसे? एक तो भैया स्वर होते हैं, दूसरे होते हैं व्यंजन, और तीसरे जो स्वर मतलब जो शब्द बांटेंगे उनको बोलते हैं विसर्ग। तो स्वर, व्यंजन और विसर्ग, यानी कि जो हमारी वर्णमाला है उसका यदि मोटे तौर पे हम विभाजन करें तो तीन तरीके से करेंगे। कौन कौन सा? एक तो स्वर होगा, दूसरा व्यंजन होगा और तीसरा विसर्ग होगा। तो इन्हीं को संधि कहा जाता है भाई। जिस तरीके से वर्णों को मिलाएंगे वही उसका नामकरण कर दिया गया, कि जैसे जिनमें स्वर वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहेंगे। इसमें क्या है कि स्वर, स्वर वर्णों के, स्वर वर्णों के
योग से बोल देते हैं, स्वर वर्णों के योग से स्वर वर्णों के मेल योग से उत्पन्न विकार अथवा परिवर्तन क्या कहलाता है? ये स्वर संधि होता है। जो स्वर संधि आपकी रहती है, स्वर संधि में क्या होता है? स्वर वर्णों के योग से उत्पन्न होने वाले विकार अथवा परिवर्तन को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पर दूसरा आपका रहेगा, पहला मान लो ये संधि हो जाएगी, दूसरा ये हो जाएगी और तीसरा ये हो जाएगी। ठीक, दूसरा आपका होता है व्यंजन संधि। दूसरा कौन सा है? व्यंजन संधि। तो व्यंजन में क्या होता है भैया? स्वर या व्यंजन, फिर क्या होता है? व्यंजन या स्वर, व्यंजन या व्यंजन। क्या लिखा है हमने? व्यंजन संधि में स्वर या व्यंजन, व्यंजन या स्वर, व्यंजन या व्यंजन के योग से जो विकार उत्पन्न होगा, के योग से जो परिवर्तन होता है, योग से जो परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं? व्यंजन संधि। समझ गए भैया? हमने बताया स्वर संधि यानी कि स्वर वर्णों के योग से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि। व्यंजन संधि में क्या है? स्वर या व्यंजन हो, व्यंजन या स्वर हो, व्यंजन हो। कहने का मतलब दोनों ना स्वर नहीं होने चाहिए, दोनों स्वर नहीं होने चाहिए, एक स्वर हो एक व्यंजन। कहने का मतलब व्यंजन अवश्य हो, तभी वो क्या होगा? व्यंजन संधि। यदि दोनों स्वर होंगे तो स्वर संधि। अगली तीसरी संधि आपकी रहती है विसर्ग संधि। नंबर 3 कौन सी है भैया? विसर्ग संधि। ऐसे लिखते हैं, विसर्ग। तो जो विसर्ग संधि होती है उसको कैसे जानेंगे? तो देखते हैं थोड़ा सा। स्वर प्लस विसर्ग, स्वर प्लस विसर्ग हो, व्यंजन प्लस विसर्ग हो, विसर्ग प्लस विसर्ग हो, स्वर विसर्ग हो, व्यंजन विसर्ग हो या विसर्ग और विसर्ग हो। इनके द्वारा जो परिवर्तन होगा, इनके द्वारा जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन उसे बोलते हैं भैया विसर्ग संधि। समझ गए? स्वर विसर्ग हो सकता है, व्यंजन विसर्ग हो सकता है और विसर्ग हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब यदि विसर्ग कॉमन होगा तभी वहां पर क्या होती है? विसर्ग संधि। यदि स्वर रहेगा स्वर तो स्वर संधि, जैसे स्वर रहेगा तो स्वर संधि, व्यंजन रहेगा तो व्यंजन संधि, यदि विसर्ग आ गया तो विसर्ग संधि। और जिन वर्णों का मेल होगा उसी के आधार पे उसका नामकरण कर दिया जाता है। ठीक है, देखते हैं कि स्वर संधि, जो आपकी स्वर संधि होती है उसके 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो भैया 5 होते हैं। कहने का मतलब यह है, जो स्वर हैं उनको हम 2 तरीके से जोड़ सकते हैं या उनका संधि कर सकते हैं। तो स्वर संधि की परिभाषा देखेंगे तो क्या हो जाएगी? स्वर वर्णों के, अभी जो लिखा था, स्वर वर्णों के योग से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, तो स्वर संधि में जैसे देखेंगे तो इसके 5 भेद होते हैं। पहला कौन सा रहता है? दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है आपका यण संधि, तीसरा होता है आयादि संधि और चौथा रहता है गुण संधि और 5वां होता है वृद्धि संधि। 5वां आपका रहता है भैया वृद्धि संधि। तो ये संधि है, जैसे जो स्वर संधि है उसके 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि, आयादि स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, ये किसके भेद हैं? स्वरों के। कहने का मतलब जो स्वर हैं उनको आप इस 5 तरीके से जोड़ सकते हैं, स्वर वर्णों को। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर मान लो दीर्घ है तो दीर्घ आपने पढ़ रखा है। यदि आपसे पूछा जाए कि दीर्घ कौन कौन से होते हैं तो आप जानते हैं कौन कौन से? तो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ और आपका दीर्घ री। ठीक है, ये क्या है? ये दीर्घ स्वर है। कैसे भैया है? तो ये दीर्घ स्वर है। यहां पर क्या होता है? ये यड़ संधि है। यड़ संधि का मतलब होता है कि यदि ई को यड़चिस का सूत्र होता है, यानी कि ई
उ अथवा री। ठीक है, यहां पर क्या है, समान वर्ण होंगे तभी दीर्घ बनेगा। भाई छोटा छोटा मिलके बड़ा बनेगा, छोटी छोटी मिलके बड़ी बनेगी, छोटा छोटा मिलके बड़ा उ बनेगा, छोटा री मिलके दीर्घ री बन जाएगा। तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। यड़ संधि में क्या है, जैसे ई है, उ है, री के बाद कोई असमान स्वर वर्ण आएंगे तो वहां पर क्या होगा, यड़ संधि होगी। फिर अयादि संधि, जैसे ए ओ के बाद में कोई असमान स्वर आएगा तो वहां पर परिवर्तन होगा। गुण संधि में जैसे आ के बाद में ई उ री आएगा तो ए ओ अर में हो जाता है। और वृद्धि संधि में आ के बाद ए ओ आएगा तो वहां पर वृद्धि संधि होती है। तो ये 5 भेद होते हैं। फिर इसमें पहला हम देखते हैं दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। देखो पहले हम देखते हैं भैया दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि में पहली हमने हेडिंग डाली है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ का मतलब क्या होता है, समान वर्णों के योग से दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। क्या होता है, यदि समान वर्ण है और क्या हो, समान स्वर वर्ण हो भैया, समान स्वर वर्ण, समान स्वर वर्णों के योग से दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। कैसे, जैसे देखो भैया जैसे बड़ा छोटा है, एक छोटा है तो मिलके बन जाएगा बड़ा। फिर मान लो एक बड़ा है और एक छोटा है तो भी मिलके बन जाएगा बड़ा। फिर मान लो एक बड़ा है दूसरा भी बड़ा है तो भी मिलके बन जाएगा बड़ा। ठीक है, अब ये चाहे इधर हो छोटा या उधर हो, मान लो यहाँ पर इधर है छोटा तो इधर कर दे छोटा और इधर कर दे बड़ा तो भी क्या हो जाएगा बड़ा। ये इसी प्रकार से छोटी ई के भी नियम होंगे, ऊ के भी नियम यही होंगे और री के भी नियम होंगे। कहने का मतलब क्या है, यदि स्वर समान है तो वो दीर्घ स्वर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, दीर्घ स्वर। और उनका नामकरण जो होगा तो दीर्घ संधि होगी। जैसे उदाहरण देखो हम लोग करते हैं जैसे मान लो पहला उदाहरण हम करें जैसे मान लो लिखते हैं महिष। ठीक है, जैसे रजनीश, जैसे बहुत सारे होंगे, मान लो विद्यार्थी हैं या कई सारे उदाहरण बन जाएंगे। लेकिन यहां जरा देखो, अब यहां पर क्या होता है, मही धन ईश। मही मतलब क्या होता है, पृथ्वी। ईश मतलब होता है स्वामी। और दोनों सार्थक शब्द हो, सार्थक शब्द का मतलब होता है दोनों का कोई अर्थ अवश्य हो। तो मही में भी छोटी बड़ी है, यहाँ पर भी बड़ी है, तो बड़ी बड़ी मिलके दीर्घ ही हो गई तो क्या हो जाएगा, ये महिष हो जाता है। अगला देखो भैया रजनीश। रजनीश में क्या होता है, ये होता है रजनी और धन ईश, तो ये हो जाएगा रजनीश। कुल मिला के आपको उदाहरण नहीं देखने कि 2 ही सर उदाहरण करवा रहे हैं, 2 उदाहरण कराएं या हम 10,000 करवा दें, उसका कोई मतलब नहीं। आपको ध्यान रखना है नियम। नियम क्या कह रहा है कि स्वर संधि का जो दीर्घ स्वर संधि का नियम है वो कह रहा है कि समान स्वर वर्णों के योग से दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। बस इतना ध्यान रखना है। दीर्घ संधि में क्या होना है कि दीर्घ स्वर तभी बनेगा जब दोनों स्वर क्या हो, समान हो। अब जैसे हम बहुत सारे आपको उदाहरण देखो जल्दी जल्दी करवाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लो श्रीश लिखा हो, तो श्रीश में क्या होता है, एक श्री होता है और धन एक ईश होता है। अब श्री में बड़ी की मात्रा, यहाँ पर भी बड़ी की मात्रा, तो क्या हो जाएगा, ये श्रीश इस तरीके से लिख देंगे। कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी बड़ी है यहाँ पर बड़ी है, लेकिन है क्या, ई ही तो है। जैसे लघुर में लिखा हो, देखो भैया लघुर में क्या है, लघु धन ऊर्मी, लघु धन ऊर्मी होता है। ऊर्मी होता है, लघु में छोटे ऊ की मात्रा है, यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा है, लेकिन है तो ऊ ही। तो ऊ यदि है तो वहां पर जाके दीर्घ ऊ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लघूर्मी। ठीक है, तो ये दीर्घ संधि के बस आपको नियम ध्यान रखना है। उदाहरण हमको कितने भी करवाएं उसका कोई महत्व नहीं है। नियम यदि आपका पता है, नियम आपको यदि पता है तो आप कर ले जाएंगे चाहे जैसा शब्द हो। ठीक है, अगली संधि देखते हैं भैया। ये दीर्घ संधि के उदाहरण थे। अगला देखते हैं यड़ संधि। कौन सी है भैया, तो वो है यड़ संधि। दूसरी संधि कौन सी है, तो यड़ संधि। तो यड़ संधि में क्या होता है, यदि ई
उ अथवा री, कौन कौन से शब्द हैं? यदि ई उ तथा ऋषि वाले री, इनके बाद कोई असमान स्वरवर्ण आए। कैसा हो? यदि ई उ के बाद में कोई असमान स्वरवर्ण आए, ठीक है, तो उनका परिवर्तन ई का किसमें हो जाएगा भैया? या में। उ का किसमें हो जाएगा? वा में। री का किसमें हो जाएगा? रा में। यानी कि यदि ई उ तथा री के बाद कोई असमान स्वरवर्ण आएंगे तो उनका परिवर्तन किसमें हो जाएगा? या, वा अथवा रा में हो जाता है। क्लियर है? जैसे अब देखो, लेकिन स्वर कैसे हो? असमान स्वर हो। इसमें क्या होता है? ई के बाद असमान स्वरवर्ण आए, जैसे ई उ तथा री के बाद असमान स्वर आने पर, यानी कि जब असमान स्वरवर्ण आएंगे, ये ध्यान रखना है, ई उ री के बाद जब असमान स्वरवर्ण आएंगे तभी या व रा में परिवर्तन होगा। जैसे उदाहरण देख लो, कई सारे उदाहरण, जैसे मान लो एक लिखते हैं, जैसे प्रत्येक लिख देते हैं इस तरीके से, ठीक है, प्रत्येक लिखा है। अब प्रत्येक में देखो, जैसे इसको विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रति धन एक। अब यहाँ पर ई है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ए है, यानी कि यहाँ पर छोटी ई है और यहाँ पर ए है। तो होता क्या है? यदि ई का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? या में। तो ये ई जो है इसका परिवर्तन हम किसमें कर रहे हैं? या में कर देंगे। अब ए का तो परिवर्तन लिखा नहीं था, तो ए की जो मात्रा है वो इस वाले स्वर पे लग जाएगी, इस तरीके से लगा देंगे। यहाँ पर ता आधा बचेगा, इस तरीके से प्रा लिख देंगे, और ये का बचेगा तो ये लिख देंगे। तो इसी तरीके से लिख देते हैं प्रत्येक। ठीक है, अब अगला देखो उदाहरण एक। अगला उदाहरण देखिए, जैसे मान लो वे लिखा हो, जैसे न्यून लिखा हो। ठीक है, एक एक उदाहरण पे बात करते हैं। जैसे वे लिखा है तो इसको बोलते हैं विधन अय। विधन अय असमान है, इसमें छोटी है, इसमें आ की मात्रा है, स्वर क्या हो गया? असमान हो गया। असमान हो जाएंगे तो ई जो है, इसमें जो छोटी ई है इसमें ये आ है, ई का परिवर्तन या में हो जाएगा, वा का परिवर्तन आधा वा बचेगा भैया, और ये आ चूंकि उदासीन स्वर होता है तो इसमें लगेगा, इसको पूरा तो करेगा या को, लेकिन या जो क्या होगा, ये इस तरीके से लगाना है। जो या है ये पूरा हो जाएगा इसके आने से, और एक या ये वाला आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि छोटे आ की कोई मात्रा तो होती नहीं है, नहीं तो यहाँ पर उसका हम प्रतीक बना देते, तो ये वे हो जाएगा। अगला देखो उदाहरण, जैसे न्यून लिखा है तो इसका होता है निधन ऊन। क्या भैया? निधन ऊन लिखा है। अब नी में भी छोटी ई की मात्रा, ई का परिवर्तन किसमें हो जाएगा? या में। ऊ की मात्रा लग जाएगी, ये न्यून हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके थे यड़ संधि। यड़ संधि में क्या होता है? यदि ई के बाद में या ऊ के बाद में या री वाले ऋषि वाले री के बाद में कोई असमान स्वरवर्ण आए, कैसा है भैया? कोई असमान स्वरवर्ण आए तो उसका परिवर्तन ए, ओ अथवा रा में कर देते हैं। क्लियर हुआ? तो भैया अब देखो अगली संधि पे आते हैं। ये यड़ संधि होगी, अगली संधि है अयादि संधि। कौन सी है? अयादि संधि। उदाहरण हम फिर बता रहे हैं आपके लिए, उदाहरण इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसका नियम, किस तरीके से वो संधि बनती है, उसके जो बेसिक है, जो नियम है वो क्या है। यदि नियम आपको पता है तो कोई भी शब्द होगा, चाहे संधि हो या विच्छेद हो, संधि से विच्छेद कर लेंगे और विच्छेद से संधि आसानी से आप लोग कर लेंगे। देखिए अगला है अयादि संधि। अयादि संधि, अयादि संधि में क्या होता है भैया कि जैसे ए, ऐ, ओ के बाद ए, ऐ, ओ के बाद ए, ऐ, ओ के बाद कोई भी स्वर आए, कोई भी स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः ऐ, आए, आओ, आओ। यानी कि यदि ए, ऐ, ओ के बाद कोई भी स्वरवर्ण आए, इसमें समान है असमान है बात नहीं कही है, कोई भी स्वरवर्ण आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः ऐ, आए, औ, आओ में हो जाता है।
जैसे देखो यहाँ पर लिखते हैं, जैसे आपका था ए, आई, ओ और औ, ठीक है। तो इनका परिवर्तन किस तरीके से होगा, ए का हो जाएगा आई में, आई का हो जाएगा आई में, ओ का हो जाएगा औ में, औ का हो जाएगा आओ में। इस तरीके से इनका परिवर्तन हो जाता है। जैसे अब उदाहरण करने का प्रयास करते हैं, एक दो करते हैं। देखो भैया, जैसे लिखा हो पवन, मान लो लिखा है पवन, एक लिखा है पावन, ठीक है। इन्हीं दोनों से समझने का प्रयास करते हैं। देखो जैसे पवन लिखा है तो अब आप समझ गए यहाँ पर क्या है, अव है भाई, पा को अलग करेंगे तो अव हो जाएगा। तो यानी कि जब अव लाएंगे तो हम किसकी मात्रा लगाएंगे, ओ की लगाएंगे भाई। अव यहाँ पर तभी तो आया है, जब यहाँ पर अव तभी आया है जब ओ की मात्रा रही होगी। तो इसको ऐसे लिखते हैं पो धन अन, अन, ठीक है। पो में ओ की मात्रा है, अब ओ की जगह पे अ आ जाएगा, ओ की जगह पे क्या पा आधा हो जाएगा, ये अव हो जाएगा और ये अन हो जाएगा। क्लियर है भैया। अब ये पा आधा है, ये वाली छोटे आ की मात्रा आएगी, इसको पूरा कर देगी, फिर वाह आ जाएगा, छोटे आ की मात्रा हो जाएगी, कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तो ये पवन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है पावन, ये वाला जरा देखिएगा। तो पावन में चूंकि आव लिखा है, ये वाली है आव, तो इसको बोलेंगे पव। क्या हो जाएगा भैया, पव धन अन। यहाँ पर पा इस तरीके से हो जाएगा और ये आव आ जाएगा और ये अन हो जाएगा, पा आव अन, ठीक है। अब इसमें पा की मात्रा इसमें जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा पा में बड़े आ की मात्रा वाह हो जाएगा और ना जो जुड़ जाएगा तो ये पावन हो जाएगा, ठीक। इसमें कई सारे उदाहरण, जैसे द्वावपी एक पूछता है कई बार, ठीक है। एक उदाहरण थोड़ा सा और करवाते हैं। देखो जैसे द्वावपी देखते हैं, आपसे पूछा जाए इसमें कौन सी संधि है, तो स्वर संधि है। स्वर संधि में कौन सी है, तो अयादि स्वर संधि है। इसको अलग करेंगे जरा, देखो इसमें आव आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है भैया, आव। देखो यहाँ पर आव लिखा है द्वावपी, ठीक है। तो आव आ गया, तो इसको जब हम अलग करेंगे तो ये इसको जो बहुत अच्छे से अलग करेंगे तो दा आधा होगा, वाह पूरा है, वाह में औ की मात्रा होगी, है ना। फिर क्या होगा, अपी, ये इस तरीके से अलग होगा, अपी हो जाएगा, यानी कि दो धन अपी, ठीक है। अब इसमें देखो दा आधा रहेगा, औ है तो औ का परिवर्तन आओ में यहाँ पर देखिए हुआ है, औ का परिवर्तन किसमें हुआ है, आओ में। तो इस दा को आधा करेंगे, यहां पर लिखेंगे आओ, यहां पर लिखेंगे इस तरीके से आओ, फिर उसके बाद लिखेंगे अपी। बहुत ध्यान से भैया समझना है इसको। दा आधा था, दा आधा है, आओ लिख दिया औ की जगह पे, ठीक है। आओ की जगह जैसे जो आओ है उसकी जगह पे हमने आओ लिखा है, ठीक है। फिर क्या है, सॉरी एक वाह यहाँ पर छूटा है, ये हो जाएगा द्वा धन वाह, क्योंकि ये वाला वाह तो छूट ही गया था, तो ये वाला वाह इससे आओ की मात्रा हट जाएगी तो ये आओ हो जाएगा। तो द्वाव धन आव धन अब इस तरीके लिखा होगा। अब देखो ये जो दा है, ये दा ये आधा है, ये इसके साथ में वाह आएगा तो ये वाह पूरा हो जाएगा, तो ये वाह यहाँ पर लगेगा, इसमें बड़े आ की मात्रा लग जाएगी, ये वाला वाह लिख देंगे, छोटे आ की मात्रा इसमें लगेगी, कोई मतलब नहीं, उदासीन स्वर होता है। तो ये इस तरीके से, यही तो देखो यहाँ पर लिखा है द्वावप। तो द्वावप किसका उदाहरण है, अयादि संधि का। ऐसे बड़ी कई सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना भैया, नियम। फिर पुनः हम उसी बात को बता रहे हैं कि आपको उदाहरण देखने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी उदाहरण हो, बहुत ऐसे उदाहरण होंगे जिस शब्द को आपने सुना नहीं होगा आपके सामने रख देगा, तो आप कैसे करेंगे। यदि आपको नियम क्लियर है तो आप अच्छे से कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, ठीक। तो ये 3 संधि हो गए। अगली संधि देखते हैं भैया, गुण संधि। कौन सी संधि है बोलो भैया, तो यह है गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि में क्या होता है, देखो जैसे आ ठीक है, छोटा बड़ा के बाद में, के बाद में क्या क्या आएगा भैया, ई आ जाए, बड़ी आ जाए, ऊ आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए, या फिर ऋषि वाला री आ जाए। गुण संधि में क्या है, आ यानी कि छोटा बड़ा के बाद में ई आ जाए, ऊ आ जाए या री आ जाए, तो इनका परिवर्तन, ई का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, ए में, ऊ का परिवर्तन भैया ओ में, और ऋषि वाले री का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, तो अर में। ये संधि। नियम पता करना है, क्या पता करना है, सिर्फ नियम, हमें उदाहरण की कोई आवश्यकता नहीं, नियम पता हम अच्छे से कर लेंगे। क्या है, यदि आ के बाद में ई आ जाए,
उ आ जाए या फिर ऋषि वाला री आ जाए, तो इनका परिवर्तन क्रमशः किसमें होगा, ए, ओ और अर में। अब देखो करने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे जैसे मान लो कोई लिखा है, जैसे मान लो लिखा है रमेश ही लिखा है शब्द, यहाँ पर महेश लिखा है, महेश लिखा है, महर्षि लिखा है। ओ वाला एक आधा उदाहरण देख लो, तो जैसे मान लो चलो दीपोत्सव लिखे दे रहे हैं, ठीक है भैया। तो ये यहाँ पर उदाहरण लिखे, बहुत ध्यान से आपको देखना, सब में लगभग एक एक उदाहरण सबका लिया हमने। तो जैसे वो ये आपका रहेगा दीपोत्सव। दीपोत्सव में जब इसका विच्छेद करेंगे तो दीपोत्सव का जो विच्छेद होगा वो इस तरीके से होगा, क्या होगा, दीप धन उत्सव। क्या लिखा हुआ भैया, दीप धन उत्सव लिखा है। पा में किसकी मात्रा है, छोटे आ की। पा में भैया किसकी मात्रा है, तो ये छोटे आ की है। यहाँ पर क्या है की है, तो छोटे ऊ की है। अभी हमने बताया है कि भैया आ और आ हो, ये वाला नियम देखिएगा, आ और आ हो और उसके बाद में ये हो, यानी कि छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, तो उसका परिवर्तन किसमें, ओ में होना है। अब यहाँ पर देखना है, आ गया, ऊ आ गया, हमको सीधे इन दोनों को मिला के क्या बनाना है, ओ बना देना है। सीधे इन दोनों के योग को बनाना है ओ बना दिया। अब यहाँ पर इसको लगाना है, देखो दी हो गया, पा हो जाएगा, पा में ओ की मात्रा, ये वाली मात्रा जो बन के आई थी दीपो, फिर ता बचेगा और ये, यही तो हमने यहाँ पर परिवर्तन किया है दीपोत्सव में। ये दीपोत्सव किसका उदाहरण है, तो गुण संधि का है। किस आधार पे बदला गया है या किस आधार पे इसका संधि हुई है, तो यहाँ से आप देखेंगे नियम। दूसरा देखो, जैसे रमेश लिखा हुआ, ये रमेश, रमेश में जब विच्छेद करेंगे तो रम का तो कुछ अर्थ होता नहीं है, रमा होता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है कि जब हम विच्छेद करें तो दोनों शब्द सार्थक हों, क्योंकि हिंदी में जब तक दोनों शब्द सार्थक नहीं होंगे तब तक आप वहां पर उसका विच्छेद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सार्थक वर्णों के योग से मिलने वाले शब्द को ही संधि कहते हैं, ठीक है, और उससे विकार भी उत्पन्न हो, परिवर्तन भी उत्पन्न हो। तो रमा धन ईश हो जाएगा, ईश मतलब स्वामी, बल्लभ, कांत, पति, ये सब होता है, मालिक। तो रमा में बड़ा आ गया, बड़ा होता है, और ईश में बड़ी। तो आ के बाद में जब ई आएगा तो उसका परिवर्तन ए में हो जाएगा, किसमें भैया, ए में हो जाएगा, और बस बाकी उसी तरीके से लिखेंगे रमेश, ठीक है। यहां पर देखेंगे महेश, तो ये क्या हो जाएगा, महा धन ईश, तो ये भी क्या है, इसमें बड़ा है और यहाँ पर बड़ी है, मिलके बन जाएंगे। तो आ के बाद में ई आएगा तो फिर ए हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, महेश। तो कहने का मतलब जैसे महर्षि होता है, इसको भी एक बार देख लेते हैं, है ना। तो क्या होता है, महाधन और ऋषि। अब आ के बाद में री आया है तो उसका परिवर्तन अर में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा भैया, तो अर में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे आ लिखेंगे और यहाँ पर ऋषि वाला री लिख लेंगे और उसका परिवर्तन किसमें कर देंगे, तो ये हो जाएगा अर में। अब टोटली इस तरीके से जोड़ के एक में लिख देंगे महर्षि, ठीक है। तो ये संधि है। कहने का मतलब आपको उदाहरण नहीं याद रखने, आपको नियम याद रखना है। नियम क्या है, यदि आ के बाद में, यदि आ के बाद में ई आए तो ए में, उ आएगा तो ओ में, री आएगा तो अर में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आइए तो देखते हैं जो आपकी नेक्स्ट है, जो अगली है, तो वो संधि होती है वृद्धि संधि। कौन सी भैया, तो वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में क्या होता है, मतलब आ होगा, छोटा और बड़ा, और उसके बाद में ए आए या ओ आए, यानी कि आ के बाद में, आ के बाद ए आए ओ आए, तो ए का परिवर्तन आय में, ओ का परिवर्तन औ में हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या ध्यान देना है भैया, कि जहां पर हम विच्छेद करेंगे तो पूर्व जो पद होगा, पहले पद का जो अंतिम मात्रा होगी वो आ होगी, द्वितीय पद होगा, जो दूसरा पद होगा उसका जो पहला वर्ण होगा वो यदि ए ओ के स्वरों से मिला हुआ है तो हम उसका परिवर्तन ए का ए में, ओ का ओ में कर देते हैं। कौन सी संधि है, तो ये वृद्धि संधि है। और आपने पढ़ भी रखा है कि जैसे हमने दीर्घ
और जो है वृद्धि जब स्वर पढ़ाए थे तो वहाँ पर जो संयुक्त स्वर होते हैं ए आई ओ इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो देखेंगे। देखिए तो जैसे मान लो लिखा है, पहला उदाहरण लिखा है तथा, तथैव मान लो लिखा है, फिर लिखा है सदैव, महौषध लिखा है, ठीक है। तो तथैव जैसे लिखा है तो इसका जब विच्छेद करेंगे तो देखिए भैया कैसे करेंगे, जैसे लिखेंगे तथा धन एव। अब देखो तथैव में क्या है भैया, यहाँ पर है छोटा, सॉरी बड़ा, यहाँ पर है बड़ा, यहाँ पर है ए। देखो बड़ा के बाद में ए आया, बड़ा आया, फिर उसके बाद में ए आया, तो इसका परिवर्तन किस में हो जाना है, ए में। अब इसको कैसे करेंगे, तथा ए धन जाएगा, वो आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए भैया, अब ए की मात्रा, चूंकि ए स्वर तो ऐसे लिखेंगे नहीं तो इस पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिख देंगे तथा में भी आप था, तथा में भी आ की मात्रा हट जाएगी तो ये ऐसे होगा, इस तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है, अब ए की मात्रा ये ए में बदल जाएगा यहाँ से, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी ये भी ए में हो जाएगा, ये यहाँ पर ए में हो जाएगा और ये यहाँ पर ए में हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर इसको इस तरीके से बनाएंगे तथैव। ठीक है, सदैव में क्या होगा, ये आपका सदा, सदा धन एव, सदा धन एव। तो इसमें बड़े आ की मात्रा है, इसमें ए है, तो ये भी क्या हो जाएगा, जैसे बड़े आ की मात्रा यहाँ से ले लेंगे और ये ए ले लेंगे, ए, और इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, ए में। ठीक है, अब इसको ऐसे जोड़ देंगे सदैव। महर्षि है जिसे महाधन ऋषि, महाधन औषधि हो जाएगा, क्या है भैया, महाधन औषधि। आ के बाद में औ आ गया, आ के बाद में औ आ गया, तो उसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, औ में। आपने यहाँ पर लिखा है आ के बाद में यदि औ आएगा तो उसका परिवर्तन औ में हो जाएगा, तो ये हो जाता है महौषधि। तो कुल मिला के इस तरीके से आप संधि करेंगे। ठीक है, जो नियम है आपको नियम नहीं भूलना है, हम एक बार पुनः बता दे रहे हैं कि जैसे समान स्वर वर्ण होंगे, स्वर संधि के अंतर्गत ये 5 भेद हमने पढ़े हैं, जिनमें यदि समान स्वर वर्ण होंगे तो वो दीर्घ संधि हो जाते हैं। ठीक है, यदि मतलब ई के बाद उ के बाद या री के बाद कोई असमान स्वर वर्ण आएगा तो या वह रा में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, फिर ए आई ओ के बाद एक बार हम सारे नियम फिर से बता दे रहे हैं। जैसे मान लो दीर्घ संधि हो, दीर्घ संधि तो इसमें समान वर्ण होंगे, समान वर्ण होंगे। ठीक है, समान वर्ण का मतलब जैसे छोटा छोटा मिलके बड़ा बनेगा, बड़ा जैसे छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री, तो ये री भी आता है। ठीक है, और री के चूंकि इसमें बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते तो दीर्घ री करते हैं, तो इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यदि छोटा छोटा या छोटा बड़ा आएगा तो इनका परिवर्तन किस में हो जाएगा, बड़े आ में, दीर्घ में हो जाएगा। छोटी छोटी का परिवर्तन बड़ी में हो जाएगा, छोटा ऊ का परिवर्तन आपके बड़े ऊ में हो जाएगा, और इसका री का परिवर्तन किस में हो जाता है, तो ये इस तरीके से दीर्घ री में हो जाता है। ठीक है, ये आपकी दीर्घ संधि होती है। फिर उसके बाद आपकी जैसे संधि होती है कौन सी, जैसे मान लो यड़ संधि है, कौन सी भैया, तो यड़ संधि। यड़ संधि में क्या होता है, यदि ई उ तथा री के बाद कोई असमान स्वर वर्ण आए, क्या है यहाँ पर असमान आ जाएंगे, असमान। अभी आपको नियम बताया, फिर से दोबारा रिवीजन कर लीजिए। ई का परिवर्तन या में, उ का परिवर्तन ई का परिवर्तन या में, उ का परिवर्तन वा में, और री का परिवर्तन भैया रा में कर देते हैं। उदाहरण चाहे जो हो, बस आपको नियम पता होना चाहिए। ठीक, अगला देखिएगा कौन सी संधि है, मान लो अयादि संधि होती है, कौन सी भैया, अयादि संधि। अयादि संधि में क्या पढ़ा आपने, ए आई ओ ए आई ओ के बाद में कोई भी स्वर आए, समान असमान की बात नहीं है, क्या है, कोई भी स्वर आए, क्या जाए भैया, कोई भी स्वर वर्ण आए तो ए का परिवर्तन अय में, अय का परिवर्तन आय में, ओ का परिवर्तन औ में, औ का परिवर्तन औ में हो जाएगा। ये इस तरीके से रहेंगे। तो नियम यदि आपको बस पता है तो सारी चीजें आप अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद मान लो जैसे गुण संधि होती है, कौन सी भैया, तो गुण संधि अभी बताया था, यदि अ और आ के बाद में क्या हो भैया,
ई आ जाए, ऊ आ जाए, या फिर ऋषि वाला री आ जाए, तो इनका परिवर्तन और हो क्या इसके बाद में, यहां पर क्या लिखना है, आ के बाद में, ठीक है। क्या है, ई होगा तो उसका परिवर्तन ए में हो जाएगा, ऊ का परिवर्तन ओ में हो जाएगा, ऋषि वाले री का परिवर्तन तो अर में हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगली संधि क्या थी आपकी, दीर्घ संधि। कौन सी भैया, सॉरी, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में क्या था, आ के बाद, आ के बाद, आ के बाद में क्या हो भैया, आ के बाद में जैसे ए आ जाए, ओ आ जाए, तो इनका परिवर्तन ए का ए में, ओ का औ में हो जाता है, ठीक है। ये नियम आपको पता होना चाहिए, बाकी उदाहरण से कुछ भैया लेना देना नहीं है, चाहे जितने उदाहरण हो, ठीक है। तो ये स्वर संधि के सारे नियम और स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, ये हमने आपको बताया, ठीक है। आप इन्हीं नियम के द्वारा अपने जो भी प्रैक्टिस सेट हो, जो भी पेपर आप दे रहे हो, उसमें प्रैक्टिस कीजिए। यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आशा करते हैं कि ये क्लास आपके एग्जाम में सहायक सिद्ध होगी और इसी नियम के आधार पे ही करना है। क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। व्यंजन संधि आगे की जो क्लास होगी उसमें बताई जाएगी। धन्यवाद। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यदि चैनल आपको लग रहा हो कि मेहनत कर रहे हैं सब लोग और कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो शिखर कंपटीशन क्लासेस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।